Hello everyone, I am Sunil Dangi, Faculty of Biology, and we are discussing a very important chapter for the NEET, or we have started a new unit, that is the ecology, and ecology is very important for the NEET examination, and we are going to discuss very first chapter of this unit, that is the organism and population. So देखिए इकोलॉजी में हम लोग डिस्कशन करेंगे वेरियस चैप्टर का, और ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे जैसे हम देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और डिफरेंट एस्पेक्ट में हम बात करेंगे। साथ में हम यहाँ पर देखेंगे जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस तरीके से इंटरेक्शन रखता है। कई बार आप लोगों ने नीट में क्वेश्चन देखे होंगे, इसमें आता है कॉम्पिटिशन, प्रेडेशन, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म्स। सो ये सब टॉपिक हम लोग कवर करेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इंट्रोडक्शन एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आप लोगों ने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? सो इकोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ interaction and interrelationship between the organism and their environment is known as the ecology. So देखिए इकोलॉजी में हम लोग डिस्कशन करते हैं किसके बारे में? सपोज़ यहाँ पर कोई एक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। अब इस ऑर्गेनिजम्स की दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या इंटरेक्शन रखता है, वो किस तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्शन रखेंगे, साथ में दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप प्रेजेंट है। सो ये सब हम डिस्कशन करते हैं किसमें? इकोलॉजी में। सो इकोलॉजी में मेनली हम डिस्कशन करेंगे स्टडी ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। जैसे सपोज़ यहाँ पर हमने कहा एक ऑर्गेनिज्म है ए, अब ये ए ऑर्गेनिज्म बी से या फिर हमने कहा दूसरे ऑर्गेनिज्म सी से कैसे इंटर रिलेशनशिप रखेगा, या फिर ये एनवायरनमेंट से, हम बात करें एनवायरनमेंट से किस तरीके से इंटरेक्शन और इंटर रिलेशनशिप रखता है। सपोज़ यहाँ पर हम एग्जांपल किसी भी ऑर्गेनिजम्स का ले सकते हैं। वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ द ह्यूमंस बींग्स। अब ह्यूमंस बींग्स सपोज़ हमने कहा ए क्या हो गया, यहाँ पर ह्यूमंस बींग्स हो गया। अब ह्यूमंस बींग दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसे बी को हमने क्या माना, प्लांट्स, तो प्लांट से क्या रखेगा, इंटरेक्शन रखता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स से या प्लांट्स के प्रोडक्ट पर क्या है, डिपेंड्स करता है। सी हमने यहाँ पर किसी भी एनिमल्स का एग्जाम्पल ले लिया। सपोज़ यहाँ पर एग्जाम्पल में हमने काऊ लिया। सो ह्यूमंस बींग्स इंटरेक्शंस रखता है काऊ से, डिपेंड्स करता है काऊ पे जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स पर। सो यहाँ पर हमने क्या कहा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कौन सी इंटरेक्शंस रखता है और इंटर रिलेशनशिप दर्शाता है। अब इंटरेक्शन से कहने का मतलब है कोई दो ऑर्गेनिज्म है, वो दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कंपटीशन रख सकते हैं। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से प्रेडेशन रख सकता है। प्रेडेशंस मीन्स द एक ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा, प्रेडेटर, और दूसरे को हम कहेंगे प्रे। सो प्रेडेटर जो है प्रे को क्या करेगा, किल करेगा और यूज़ कर लेगा। सो इस तरीके से ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्शंस रखते हैं। सो नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई बार पूछा जाता है, हु हैज़ गिवन द टर्म्स ecology. So ecology terms coined by the Ritter in 1968. Sorry, in 1868. Ecology term रीटर ने दिया और रीटर प्रपोज दिस टर्म इन द 1868 में इकोलॉजी टर्म्स दिया गया। जब हम डिस्कशन करते हैं हु इज़ द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, सो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा इज़ नोन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। सो ये हमने इकोलॉजी की अभी तक डिस्कशन किया। बेसिकली हम देखें हमारे चारों तरफ, सो आवर लिविंग वर्ल्ड फैसिनेटिंग, डाइवर्स एंड अमेजिंग। हमारे चारों तरफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है ये फैसिनेटिंग है और डाइवर्सिटी इनमें प्रेजेंट है। ऑलरेडी इन लिविंग वर्ल्ड चैप्टर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लगभग अर्थ सरफेस पर 5 to 30 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट है। एक अनुमान लगाया गया
कि लगभग कितनी स्पीसीज प्रेजेंट है, 5 to 30 मिलियन। लेकिन इनमें से सिर्फ अभी तक हम बात करें 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज नोन एंड डिस्क्राइब है। सो यहाँ पर हमने क्या कहा, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज क्या है, नोन एंड डिस्क्राइब है। इन स्पीसीज के बारे में साइंटिस्ट पता लगा चुके हैं और इन्हें एक्सप्लेन कर चुके हैं। सो देखिए हमारे चारों तरफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, इनमें फैसिनेटिंग डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, अमेजिंग डाइवर्सिटी प्रेजेंट है और लगभग 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज नोन एंड डिस्क्राइब है। एक्सक्यूज मी। अब हम लोग बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बहुत पहले से आप लोगों को ये बात क्लियर है कि सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं किसके बारे में, एटम्स। एटम्स आपस में मिलकर फॉर्मेशन करते हैं किसका, मॉलिक्यूल्स का। फिर हम देखेंगे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर फॉर्मेशन करते हैं किसका, बायो मॉलिक्यूल्स का, या फिर हम उन्हें कह देंगे मैक्रो मॉलिक्यूल्स। फिर हम देखें बायो मॉलिक्यूल्स मिलकर फॉर्मेशंस करते हैं किसका, सेल्स। फिर सेल्स फॉर्मेशन करते हैं किसका, टिश्यू का। और देन आफ्टर हम देखते हैं टिश्यू आपस में मिलकर फॉर्मेशन करते हैं ऑर्गन का। एंड ऑर्गन आगे चलकर फॉर्मेशन करते हैं ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर फॉर्मेशन करेंगे इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स का। सो ऑलरेडी ये सब आप लोगों से डिस्कशन हो चुका है। सो अब हम जब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में देख रहे हैं, इकोलॉजी में। दैट्स मीन्स हम यहाँ पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बात कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में। मतलब हमें यहाँ पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर बायोमॉलिक्यूल्स, और बायोमॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, सेल्स का। फिर सेल्स टिश्यू, टिश्यू ऑर्गन का, देन ऑर्गन सिस्टम, एंड फाइनली फॉर्मेशन होता है इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स का। सो जब भी हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, सो यहाँ पर 7 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनिज्म। whenever we discuss about the organism, so organisms are the basic unit of study। जब भी हम इकोलॉजी की स्टडी करते हैं, सो इकोलॉजी की स्टडी में जो बेसिक यूनिट है, दैट बेसिक यूनिट इज़ द ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, सो हम देखते हैं उस ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म्स का, उस ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर का, और हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं उस ऑर्गेनिजम्स के बिहेवियर का। साथ में हम देखते हैं आखिर वो ऑर्गेनिजम्स का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, वो कहाँ किस हैबिटेट में प्रेजेंट है। तो ये सब हम डिस्कशन करते हैं किस में, ऑर्गेनिज्म। सो अभी हमने बताया द बेसिक यूनिट ऑफ द इकोलॉजी इज़ द ऑर्गेनिज्म। और ऑर्गेनिजम्स में हम देखेंगे यहाँ पर फॉर्म्स, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, इन सब के बारे में डिस्कशन किया जाता है। नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम देखें, so that is called the population। a group of individual of same species inhabiting in a given area is known as the population। so यहाँ पर हमने क्या कहा, a group of the individual of same species। so यहाँ पर हमने देखे हैं जो सेम स्पीसीज एक पर्टिकुलर एरिया में या स्पेसिफिक एरिया में प्रेजेंट है, जब वो उस पर्टिकुलर या स्पेसिफिक एरिया में प्रेजेंट है, so that is called the population। और whenever we discuss about the population, most common हम एग्जाम्पल ले सकते हैं किसका, ह्यूमन पॉपुलेशन। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया किसका, ह्यूमन पॉपुलेशन का। और ह्यूमन पॉपुलेशन एक स्पेसिफिक एरिया में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। एक्सक्यूज मी। ओके, सो ऑर्गेनिजम्स का डिस्कशन हुआ। ऑर्गेनिजम्स के बाद नेक्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट द पॉपुलेशन। पॉपुलेशंस के बाद नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बायोलॉजिकल कम्युनिटी। सो व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल कम्युनिटी? सो बायोलॉजिकल कम्युनिटी इज़ एन assemblage of population of different species present in an area is known as the biological community। So biological community means the
एक स्पेसिफिक एरिया है और इस एरिया में जितनी भी या फिर हम कहें डिफरेंट स्पीसीज़ प्रेजेंट होती है, सो इन सब डिफरेंट स्पीसीज़ एक पर्टिकुलर एरिया में जो प्रेजेंट है हम उन्हें नाम से जानते हैं बायोलॉजिकल कम्युनिटी। और यहाँ पर जो डिफरेंट स्पीसीज़ प्रेजेंट है ये डिफरेंट स्पीसीज़ एक दूसरे से क्या दर्शाती हैं, इंटरेक्शन। और ये डिफरेंट स्पीसीज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन रखते हैं। जैसे इंटरेक्शंस में हम बात करें सो दे में भी इंटरेक्शन लाइक एज द कॉम्पिटिशन, और हम देखें दे में सोज द इंटरेक्शन लाइक एज द प्रेडेशन और म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म। तो डिफरेंट इंटरेक्शन रखता है। जैसे कंपटीशन, जब कंपटीशन होगा दो डिफरेंट स्पीसीज़ का, सो उनमें दोनों के लिए वो कंपटीशन हार्मफुल है क्योंकि दोनों को उससे बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, लेकिन जो बेस्ट है वो ही सर्वाइव कर पाएगा। प्रेडेशन, तो प्रेडेशन में क्या होता है कि प्रेडेटर जो है वो प्रे को किल करके यूज़ कर लेगा। जैसे सपोज प्रेडेशन में हम एग्जांपल ले सकते हैं लोयन एंड डियर का। तो लोयन क्या हो गया, प्रेडेटर है, जबकि डियर क्या है, प्रे है। सो लोयन जब डियर पर अटैक करेगा तो देन आफ्टर उसके फ्लेश को खा जाएगा। तो इस तरीके से ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से क्या रखते हैं, इंटरेक्शन रखते हैं। सो अभी तक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट आई हैव एक्सप्लेन ऑर्गेनिज्म, सेकेंड पॉपुलेशन एंड थर्ड बायोलॉजिकल कम्युनिटी। एक्सक्यूज मी। अब हम नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन एंड बायोलॉजिकल कम्युनिटी के बाद डिस्कशन करेंगे, दैट इज कॉल्ड द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी इंटीग्रेटेड विथ फिजिकल इन्वायरमेंट। सो यहाँ पर हमने क्या कहा कि जो बायोलॉजिकल कम्युनिटी है वो आपस में मिलकर इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं और इसके साथ फिजिकल इन्वायरमेंट भी इंटीग्रेटेड है। फिजिकल इन्वायरमेंट मीन्स उसके चारों तरफ जो इन्वायरमेंट प्रेजेंट है जैसे लाइट, टेम्परेचर, सोइल, ये सब आपस में मिलकर इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। और इन इकोसिस्टम में स्पेशली क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, मतलब वन ऑर्गेनिज्म से एनर्जी ट्रांसफ़र होगी दूसरे ऑर्गेनिज्म में। साथ में हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिएंट हैं इनकी रिसाइकलिंग की। सो इन सब का यहाँ पर स्पेशली क्या होता है, डिस्कशन होता है। सो देखिए अब हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, बायोलॉजिकल कम्युनिटी एंड बायोलॉजिकल कम्युनिटी के बाद नेक्स्ट डिस्कशन किया इकोसिस्टम का। और इकोसिस्टम मिलकर बना हुआ है किससे, बायोलॉजिकल कम्युनिटी से, इंटीग्रेटेड विद द फिजिकल एनवायरनमेंट, और जिसमें हम डिस्कशन करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, साथ में रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट का। नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ द लैंडस्केप। लैंडस्केप में हम देखते हैं अ यूनिट ऑफ द लैंड विथ नेचुरल बाउंड्री हैविंग मोज़ेक पैचेस विच जर्नली रिप्रेजेंट डिफरेंट इकोसिस्टम। सो देखिए हमने यहाँ पर क्या कहा, लैंडस्केप क्या है, तो लैंडस्केप एक तरीके से इकोसिस्टम या डिफरेंट इकोसिस्टम आपस में मिलकर लैंडस्केप का फॉर्मेशन करते हैं। सो नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ द बायोम। अब बायोम को कैसे डिफाइन करेंगे, तो बायोम मीन्स अ लार्ज रीजनल यूनिट कैरेक्टराइज्ड बाय मेजर वेजिटेशन टाइप एंड एसोसिएटेड फोना फाउंड इन स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन। सो देखिए बायोम क्या है, तो स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन में प्रेजेंट जो है फ्लोरा एंड फोना। सो फ्लोरा एंड फोना प्रेजेंट इन द स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन फॉर्म्स द बायोम। या फिर हम कहें जो डिफरेंट लैंडस्केप है वो आपस में मिलकर बायोम का फॉर्मेशन करते हैं। फ्लोरा मीन्स देखिए FLO फ्लोरा, फ्लोरा मीन्स द, आप रिलेट कर सकते हैं किससे, फ्लोवर से। दैट्स मीन्स यहाँ पर फ्लोरा का मतलब है क्या, प्लांट्स। जबकि हम देखें फोना FA फॉर एनिमल, तो आप लोग यहाँ पर ऐसे याद रखें फोना मीन्स रिलेटेड टू द एनिमल्स। सो यहाँ पर हमने क्या बताया, बायोम्स को अ लार्ज रीजनल यूनिट कैरेक्टराइज्ड बाय मेजर वेजिटेशन टाइप एसोसिएटेड फोना found in the specific climatic zone is called the biome. After the biome
वी हैव टू डिस्कस नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड द बायोस्फीयर. सो बायोस्फीयर क्या है? तो बायोस्फीयर इट इज लाइफ सपोर्टिंग जोन विच कंप्राइजेज ऑल अर्थ, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक बायोम. सो हम देखें कि जो अर्थ पर जितने भी टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक बायोम को हम इंक्लूड कर दें तो बायोस्फीयर का फॉर्मेशन होगा. तो बायोस्फीयर के फॉर्मेशन में किसका रोल है? सो हमने यहाँ पर कहा टेरेस्ट्रियल और हम देखें एक्वेटिक बायोम. टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक बायोम्स आपस में मिलकर फॉर्मेशन करते हैं किसका? बायोस्फीयर का. सो इस तरीके से हमने डिस्कशन किया वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे कि ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, बायोलॉजिकल कम्युनिटी, इकोसिस्टम, लैंडस्केप, बायोम एंड बायोस्फीयर. एक्सक्यूज मी. एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम बात करें सो इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. सो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ बात करना है 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. उनमें से फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द ऑर्गेनिज्म, सेकेंड इज द पॉपुलेशन, थर्ड इज कॉल्ड द कम्युनिटी एंड फोर्थ इज कॉल्ड द बायोम. सो ऑलरेडी मैं इन चारों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ. ऑर्गेनिज्म बेसिक यूनिट ऑफ द इकोलॉजी. फिर हमने कहा पॉपुलेशन. सो हमने यहाँ पर क्या कहा? पॉपुलेशन मीन्स द अ ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म present in a specific area of the same species, that is called the population. फिर हमने कहा डिफरेंट स्पीसीज आपस में मिलकर फॉर्मेशन करती है कम्युनिटी, और डिफरेंट कम्युनिटी से फिर फॉर्मेशन होता है किसका? बायोम्स का. सो देखिए ऑलरेडी इनको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ. अब हम बात करते हैं एट एवरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अराइज. हम किसी भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे बात करें, चाहे ऑर्गेनिज्म लेवल पर या पॉपुलेशन लेवल पर या कम्युनिटी लेवल पर, सो हमेशा हमारे सामने हेयर इज अराइज द 2 क्वेश्चन. वो 2 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? पहला, हाउ डज अ प्रोसेस अकर्स. कोई भी एक प्रोसेस है वो कैसे होती है. सो यहाँ पर पूछना चाहते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ प्रोसेस, या फिर हम कहेंगे मैकेनिज्म, या फिर हमने यहाँ पर क्या कहा? प्रोसेस. आखिर वास्तव में ये प्रोसेस क्या कैसे होती है और इस प्रोसेस के पीछे की क्या सच्चाई है. तो जैसे हम कहें हाउ डज द प्रोसेस अकर्स, तो यहाँ पर हम पूछना इस क्वेश्चन से कहने का मतलब है मैकेनिज्म बिहाइंड द प्रोसेस. फिर हमने कहा बाय डज इट अकर्स. आखिर कोई भी प्रोसेस हो रही है किसी भी लेवल पर, वो क्यों हो रही है. सो दैट्स मीन्स वाई. वाई मीन्स यहाँ पर पूछना हम चाह रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोसेस. आखिर उस प्रोसेस का क्या महत्व है. सो देखिए एट एवरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अराइज. हर एक लेवल पे 2 क्वेश्चन उठते हैं. पहला, हाउ डज अ प्रोसेस अकर्स. आखिर कोई भी प्रोसेस कैसे होती है. सेकेंड, वाई डज इट अकर्स. आखिर ये प्रोसेस जो हो रही है उसके पीछे सिग्निफिकेंस क्या है. एक्सक्यूज मी. सो देखिए अब हम इस बात को अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल लेकर. जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, व्हेन वी हियर द बुलबुल सिंगिंग अर्ली मॉर्निंग इन द गार्डन. हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया कि कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि बुलबुल सिंगिंग इन द गार्डन. गार्डन में बुलबुल क्या करती है? सिंगिंग कर रही है. सो इसमें आप लोग देख रहे हैं इमेज में भी आपको समझ आ रहा है. सो दिस इज़ द बुलबुल जो कि कहाँ है? गार्डन में सिंगिंग कर रही है. सो यहाँ भी हमारे सामने अराइज द 2 क्वेश्चन. हमारे सामने यहाँ पर 2 क्वेश्चन अराइज होते हैं. सो वो क्वेश्चन समझते हैं कौन कौन से हैं. एक क्वेश्चन है हाउ. आखिर बुलबुल कैसे सिंगिंग कर रही है. हाउ डज द प्रोसेस अकर्स. सेकेंड क्वेश्चन जो हमारे सामने अराइज होता है, वाई. आखिर ये प्रोसेस क्यों सिंगिंग कर रही है. जब बुलबुल है क्यों सिंगिंग करती है. सो देखिए हाउ प्रोसेस. हाउ का मतलब हुआ यहाँ पर हम समझना चाह रहे हैं मैकेनिज्म बिहाइंड द प्रोसेस. आखिर ये साउंड जो प्रोड्यूस करती है बुलबुल कैसे प्रोड्यूस करती है. सो हाउ टाइप ऑफ क्वेश्चन का आंसर रहेगा, क्योंकि बुलबुल में
प्रेजेंट होता है, स्पेशल हम देखें दैट इज कॉल्ड द बोइस बॉक्स। क्या प्रेजेंट है बुलबुल में? बोइस बॉक्स, और साथ में बुलबुल कंसिस्टिंग ऑफ वाइब्रेटिंग बोन, बुलबुल में वाइब्रेटिंग बोन एंड बोइस बॉक्स होते हैं। इनकी मदद से बुलबुल प्रोड्यूस द साउंड, सो बुलबुल इज सिंगिंग। सो इस क्वेश्चन से, हाउ क्वेश्चन से आपको पता चला कि आखिर ये मैकेनिज्म्स जो हो रही है उसके पीछे रीज़न क्या है, तो वो हमने बताया बोइस बॉक्स एंड वाइब्रेटिंग बोन। अब हम समझते हैं वाई। वाई मीन्स हम यहाँ पर समझना चाहते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोसेस, आखिर इस प्रोसेस का क्या महत्व है। सो जब हम इसके सिग्निफिकेंस को साइंटिफिक माइंड से समझेंगे तो बुलबुल सिंगिंग का पर्पस होता है। यदि बुलबुल सिंगिंग इन द ब्रीडिंग सीजन, कब सिंगिंग कर रही है ये? स्पेशली इन द ब्रीडिंग सीजन। सो हमने यहाँ पर क्या कहा? ब्रीडिंग सीजन में कर रही है। सो दैट्स मीन्स बुलबुल वांट टू कम्युनिकेट इट्स मैट्स। ये क्या करना चाहती है? कम्युनिकेट्स करना चाहती है विथ मैट्स। मेटिंग की प्रोसेस के लिए ये अपने मैट्स को सिग्नल दे रही है कि नाउ दिस इज़ द ब्रीडिंग सीजन, आई नीड फॉर द मेटिंग प्रोसेस। सो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया व्हेन वी हियर द बुलबुल सिंगिंग अर्ली मॉर्निंग इन द गार्डन। सो उसके पीछे हमें पता करना है हाउ डज़ द प्रोसेस अकर्स, तो प्रोसेस कैसे होती है, क्योंकि जो बुलबुल है बुलबुल में प्रेजेंट होता है वॉइस बॉक्स एंड वाइब्रेटिंग बोन। सो इनके कारण बुलबुल क्या कर रही है? सिंगिंग कर रही है। यदि हम इस प्रोसेस के सिग्निफिकेंस को समझना चाहते हैं तो सिग्निफिकेंस क्या है? क्योंकि बुलबुल वांट्स टू कम्युनिकेट विथ इट्स मेट्स इन द ब्रीडिंग सीजन, इसीलिए वो क्या कर रही है? सिंगिंग एक्सक्यूज मी, सिंगिंग कर रही है। तो इस तरीके से आप लोग इस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं। नाउ एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन दिए हैं लेकिन उनके आंसर नहीं दिए गए हैं। सो अब हम उनके आंसर को समझते हैं, उन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। वाई आर नाइट ब्लूमिंग फ्लावर आर जर्नली वाइट, यहाँ पर पूछा गया है वाई आर नाइट ब्लूमिंग फ्लावर जनरली वाइट। जो नाइट ब्लूमिंग फ्लावर है जनरली वाइट कलर के क्यों होते हैं? सो हमेशा याद रखें कि जो नाइट ब्लूमिंग फ्लावर है उनमें स्पेशली दो कैरेक्टर होते हैं। पहला हमने कहा दे आर बेसिकली वाइट कलर, या फिर हम कहेंगे दे आर बेसिकली लाइट कलर। क्या होते हैं? वाइट कलर के होते हैं या फिर लाइट कलर के होते हैं। साथ में जो नाइट ब्लूमिंग फ्लावर है दे स्पेशली प्रोड्यूस द फ्रेग्रेंस। क्या प्रोड्यूस करते हैं? फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करते हैं। ये दो क्वालिटी प्रेजेंट होती है नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स में। तो हमने यहाँ पर कहा वाइट कलर के पीछे रीज़न है क्योंकि जब ये वाइट कलर के रहेंगे सो स्पेशली नाइट में जो मून लाइट है ये मून लाइट को क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट करते हैं। और जब ये मून लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, साथ में मून लाइट को रिफ्लेक्ट करने के साथ साथ दे आर प्रोड्यूसिंग द फ्रेग्रेंस। सो इन दोनों क्वालिटी के कारण दे विल अट्रैक्ट द इंसेक्ट। क्या करते हैं? ये अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को या मोथ को फॉर द पोलिनेशन प्रोसेस, पोलिनेशंस के लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसीलिए नाइट ब्लूमिंग फ्लावर जो है वाइट कलर के होते हैं या फिर लाइट कलर के होते हैं, क्योंकि वो मून लाइट को यूज़ करके मून लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो इंसेक्ट आसानी से इन फ्लावर को देख सकते हैं। साथ में ये फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करते हैं, जिस फ्रेग्रेंस के कारण इंसेक्ट या मोथ्स इनके डायरेक्शन में अट्रैक्ट होंगे और जब वो अट्रैक्ट होकर इनके पास जाएंगे तो वो पोलिनेशंस करेंगे। इसीलिए नाइट ब्लूमिंग फ्लावर जो है बेसिकली कैसे होते हैं? वाइट कलर के होते हैं। सो आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम नाइट ब्लूमिंग फ्लावर का डायग्राम से आप लोग देख रहे हैं कि जो कि वाइट कलर का है, लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, मून लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो इसीलिए नाइट ब्लूमिंग फ्लावर बेसिकली क्या होते हैं? वाइट कलर के होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन एनसीईआरटी में जो दिया है, हाउ डज द बी नो विच फ्लावर हैज़
नेक्टर। आखिर बीज को कैसे पता चलता है कि आखिर कौन से फ्लावर में नेक्टर प्रेजेंट है? सो एनिमल किंगडम में ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कशन हो चुका है। वेरियस टाइप्स ऑफ बीज होती है, क्वीन है, वर्कर बीज है, स्काउट बी है, ड्रोन है। सो जब हम देखते हैं हाउ डज द बी नो विच फ्लावर हैज़ नेक्टर, सो हमने कहा यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ बीज होती है, दैट इज़ कॉल्ड द स्काउट बीज। अब हमने कहा ये स्काउट बी गो फॉर सर्च ऑफ नेक्टर, ये कहाँ जाती है? सर्च फॉर नेक्टर, या फिर हम कहेंगे सर्च फॉर फूड। फूड और नेक्टर की सर्च में निकल जाती है। जब ये स्काउट बीज सर्च में जाती है नेक्टर की, दे फाइंड एनी काइंड ऑफ फ्लावर, वो किसी भी फ्लावर को पाती है यदि उस फ्लावर में नेक्टर प्रेजेंट है। सो जैसे ही वो देखेगी उस फ्लावर में क्या प्रेजेंट है? नेक्टर प्रेजेंट है। सो देन आफ्टर स्काउट बी स्टार्टेड द डांस, ये क्या कर देती है? डांस स्टार्ट कर देती है। अब ये डांस क्या हो सकता है? राउंड डांस हो सकता है या टेल वेगिंग डांस। सो हमने यहाँ पर क्या कहा? जो सिग्नल देंगी वर्कर बीज को कि यहाँ पर नेक्टर प्रेजेंट है बाय द डांसिंग प्रोसेस, ये डांस क्या हो सकते हैं? आइदर थ्रू द राउंड डांस, तो हमने यहाँ पर क्या कहा? राउंड डांस के थ्रू, या फिर हमने यहाँ पर कहा टेल बेगिंग डांस। इनके थ्रू सिग्नल देंगी कि यहाँ पर नेक्टर प्रेजेंट है, और जैसे ही उस सिग्नल को वर्कर बीज कैच करेंगे, देन आफ्टर वर्कर बीज उन प्लांट के पास या फ्लावर्स के पास पहुँच जाएंगे और वहाँ से नेक्टर को सक करेंगे। सो इस तरीके से बीज को पता चल जाता है आखिर किस फ्लावर में नेक्टर प्रेजेंट है। सो देखिए यहाँ पर आप देख के भी समझ सकते हैं, यहाँ पर क्या है? बी, एक बी प्रेजेंट है, वो फ्लावर्स पर जैसे ही वो नेक्टर देखेंगी, देन आफ्टर स्टार्टेड द राउंड डांस और टेल वेगिंग डांस, और सिग्नल कहाँ पहुँच जाएगा? वर्कर बीज के पास, और देन आफ्टर वर्कर बीज उस प्लांट और फ्लावर्स के पास पहुँच जाती है। नाउ नेक्स्ट जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई डज कैक्टस हैव सो मेनी स्पाइन, आखिर कैक्टस में इतने सारे स्पाइंस क्यों होते हैं? सो देखिए कैक्टस स्पेशली प्रेजेंट इन द डेजर्ट। सो हमने यहाँ पर क्या कहा? डेजर्ट कंडीशंस में कैक्टस प्रेजेंट होता है। अब जैसे ही हमने लिखा है यहाँ पर कैक्टस कहाँ प्रेजेंट है? डेजर्ट कंडीशन में, और डेजर्ट कंडीशन में स्पेशली प्राइवेशन होता है, या फिर हम यहाँ पर कहें स्केर्सिटी होती है, या यहाँ पर हम कहेंगे स्केयर ऑफ वाटर। डेजर्ट में ऑलरेडी वाटर की क्या होती है? कमी होती है। सो कैक्टस डेजर्ट कंडीशंस में प्रेजेंट है, डेजर्ट एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है जहाँ पर ऑलरेडी वाटर का प्राइवेशन है। इसीलिए कैक्टस में जो कैक्टस है, कैक्टस पजेस द स्पाइन, इसीलिए कैक्टस में क्या होते हैं? स्पाइन प्रेजेंट होते हैं। स्पाइन क्या होगा? एक तरीके से बहुत फाइन स्ट्रक्चर होते हैं, कटीले स्ट्रक्चर हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो प्रोसेस होती है ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशंस मीन्स लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ द वाटर वेपर, तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस यहाँ पर क्या रहेगी? इनमें एब्सेंट रहेगी। किसमें? स्पाइन में। सो वाटर लॉस नहीं होगा। सो डेजर्ट प्लांट में स्पेशली कैक्टस में मल्टीपल स्पाइन का पर्पस होता है कि वो कम वाटर में सरवाइव कर सके। साथ में स्पाइन की प्रेजेंस एक तो हो गया क्या? मिनिमाइज द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। सेकेंड हम देखें स्पाइन इज प्रेजेंट फॉर द प्रोटेक्शन पर्पस, ये प्रोटेक्शन करेगा किससे? फ्रॉम प्रेडेटर्स। कोई भी प्रेडेटर इसके फ्लेसी स्टेम को देखकर अट्रैक्ट होगा, लेकिन जब वो उसके पास पहुंचेगा तो इन स्पाइंस के कारण इस प्लांट्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए कैक्टस पजेस द मल्टीपल और मेनी स्पाइन। पहला रीज़न कि ये वाटर लॉस को मिनिमम कर सके, क्योंकि ट्रांसपिरेशंस की प्रोसेस में प्लांट से क्या होगा? वाटर लॉस होगा। तो वाटर लॉस क्यों नहीं होगा? स्पाइंस पर स्टोमेटा एब्सेंट है, तो उस केस में यहाँ पर वाटर लॉस से बच जाएगा। सो व्हाई डज कैक्टस हैव सो मेनी स्पाइन? तो ये बात क्लियर हुई। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं हाउ डज
चिक स्पर रिकॉग्नाइज हर ओन मदर। आखिर जो चिक स्पर है वो कैसे पहचानते हैं अपने माँ को? तो देखिए यहाँ पर क्या हमने कहा, चिक है क्योंकि अपनी मदर के पास साथ प्रेजेंट है। सो देखिए चिक स्पर आखिर कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं अपनी मदर को? इसके लिए एक प्रोसेस होती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द इम्प्रिंटिंग प्रोसेस। सो हमने यहाँ पर क्या कहा कि द स्पेशलाइज मैकेनिज्म या स्पेशलाइज प्रोसेस बाय विच दे रिकॉग्नाइज देयर मदर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द इम्प्रिंटिंग प्रोसेस। आखिर इम्प्रिंटिंग प्रोसेस में क्या होगा? सपोज़ यहाँ पर जो एग्स प्रेजेंट हैं, जैसे ही इन एग्स की क्या होगी, हैचिंग होगी। अब हैचिंग जैसे ही होगी उनसे क्या डेवलप होंगे? डेवलप होंगे चिक्स। तो यहाँ पर हमने कहा इनसे क्या होंगे? मल्टीपल चिक्स डेवलप होंगे। अब ये चिक क्या यूज़ करेंगे? इम्प्रिंटिंग प्रोसेस यूज़ करेंगे। इम्प्रिंटिंग प्रोसेस मीन्स जैसे ही वो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द विजन, हियरिंग एंड टच। सो इन ऑर्गेनिजम्स में जो चिक है, जैसे ही ये एक से डेवलप होकर बाहर आएंगे, इनमें डिफरेंट सेंस डेवलप हो जाते हैं, जैसे विज़न है, हियरिंग है और टच। जो फर्स्ट टाइम इनके कांटेक्ट में आएंगे उनको पहचानने लगेंगे। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इम्प्रिंटिंग प्रोसेस। सो चिक इस पर अपनी मदर्स को इम्प्रिंटिंग प्रोसेस के थ्रू पहचानते हैं, और इम्प्रिंटिंग प्रोसेस में हम इंक्लूड करते हैं विज़न, हियरिंग एंड टच। मतलब जैसे ही कोई भी फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स या फर्स्ट जो ऑर्गेनिज्म उनके टच में आएगा वो उनको मदर कंसीडर करने लगेंगे। सो इस तरीके से हमने फर्स्ट लेक्चर का डिस्कशन किया। आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।